हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट लेंगे। ठीक है, न्यू टॉपिक है। चलो देखते हैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैसा है। तो आप चेक करना, सबसे पहले क्या लिखा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग होता है सेम, जिसका डिग्री सेम रहता है उसको हम बोलते हैं होमो। ठीक है ना। तो यहाँ पे होमोजीनियस, तो यहाँ पे देखना आपने, ये n है तो ये भी n है, ये n-1 है तो ये भी n-1 है। उसी तरह लास्ट में ये n है तो यहाँ पे भी ये n आ गया, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये जो k1 है, ये k2 है, दीज आर द कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो फंक्शन रहता है हमेशा x और y का रहता है। इसमें x भी आता है और y भी आता है फ्रेंड। ठीक है ना। अभी हमको क्या समझना है, सबसे पहले इसका डिग्री देखेंगे, सेम रहेगा, और ये फंक्शन जो रहेगा x और y का रहेगा, और देयर विल बी अ विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मींस k1 k2 k3 आर द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है ना, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर यहाँ पे वेयर k इज द कांस्टेंट, k इज होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। वही है जो मैंने बात किया, since is called as homogeneous since all the terms contains derivative of the same order। मैंने आपको क्या बोला, ये अगर n है तो ये भी n आएगा, ये अगर n-1 है तो ये भी n-1 आएगा। ये थ्योरेटिकल है, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ये n है तो ये भी n आएगा। अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो नीचे भी आपको सेकंड ऑर्डर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ मीन्स होमो मतलब सेम, जिसका डिग्री सेम है। ठीक है ना, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अपने को फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू है, वो आपको याद करना है। डेल बाय डेल एक्स को अपन डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। जैसा आपने पहला चैप्टर पढ़े ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें डी बाय डी एक्स को डी बोलते हैं। यहाँ पे डेल, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल का मतलब ये होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों आता है, एक्स वाई जेड आता है, नंबर ऑफ वेरिएबल जिसमें आते हैं उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगर नोटिस करेंगे उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, एक्स और वाई था, y इज ए फंक्शन ऑफ x था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल का वैल्यू है डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, d इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स, और ये हो जाएगा मेरा d डेल बाय डेल y इज इक्वल टू d डैश। ये आपको याद करना है हमेशा। ठीक है, ये उसका नोटेशन है। फिर इसको अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया ये प्रॉब्लम को, तो आप नोटिस करना, ये d रेस टू n था तो ये भी d रेस टू n आ गया, ये एक कम था तो एक कम आया, d रेस टू n-1, और यहाँ पे d रेस टू n आया, d डैश रेस टू n आया, क्योंकि आपके पास जो डेल है वो क्या है, डेल बाय डेल एक्स क्या है, d है, और डेल बाय डेल वाई क्या है, डी डैश है। ये आपको याद करना है, क्योंकि स्टार्टिंग का टॉपिक से इसलिए बेसिक से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगा एफ ऑफ डी डी डैश, हमेशा ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम, और जेड जो है वो बाहर निकल जाएगा। वो क्वेश्चन के अंदर वाई बाहर निकलता था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या करता है, जेड बाहर आता है। ठीक है ना। फिर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, सी एफ प्लस पी आई था, तो आपको सी एफ सॉल्व करना पड़ेगा, देन पी आई। उसी तरह पहला जो चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ही। ठीक है ना, लेकिन उसमें एक ही वेरिएबल था एक्स करके, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है, तो दोनों का सब्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट है। एक का सब्स्टिट्यूशन है डेल बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी, दूसरे का डेल बाय डेल वाई इज इक्वल टू डी डैश। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को सी एफ निकालने के सी एफ के केसेस रहते हैं, तो सी एफ के कुछ केसेस रहेंगे, फिर पी आई के केसेस रहेंगे, तो हम पी आई और सी एफ दोनों देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है, नॉट इंटीपर, इंटीग्रल, इट इज लाइक दिस। तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया मेरा फर्स्ट टॉपिक, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। अब देखेंगे अपन सी एफ और पी आई क्या आ रहा था, तो आगे चेक करेंगे अपन। हाँ, तो मेथड ऑफ फाइंडिंग सी एफ, ठीक है, ये एकदम बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट्स है। तो सी एफ को क्या करते हैं हम लोग, हमेशा राइट हैंड साइड को जीरो करते हैं। आपको पहले बहुत बार बता दिया मैंने पहले यूनिट्स में, राइट हैंड साइड को जीरो कंसिडर करते, और इसको एफ ऑफ डी और डी डैश का फंक्शन बनाते। क्या बनाते, एफ ऑफ डी और डी डैश का, तो आगे इसका इक्वल में जीरो आ जाता। फिर आपको यहाँ पे ये टर्म्स बन गया आपका हमेशा जीरो, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर डी का वैल्यू क्या रहता, एम रहता, और डी डैश का वैल्यू क्या रहता, वन रहता। फिर जैसे आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दिए, मींस जैसे आपने राइट हैंड साइड को जीरो रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड को एफ ऑफ डी इंटू जेड बना दिए, एफ ऑफ डी डैश इंटू जेड बोलते हैं अपन इसको, ये जेड होना था, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे जेड आएगा। ठीक है, एफ ऑफ डी डी डैश जेड बना दिए, तो आपको
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो डी के जगह m रखना और डी डैश के जगह 1 रखना, हमेशा याद रखना आपने। तो डी के जगह आप क्या रखेंगे, m, और डी डैश के जगह 1, फिर आपका सॉल्व होगा। फिर इसमें केसेस रहते हैं। केसेस क्या रहते हैं, तो ये हो गया आपका डी हो गया। इफ द रूट्स आर डिस्टिंग, तो अगर डिस्टिंग रूट्स है तो सी एफ क्या बनेगा आपका, तो सी एफ f1y प्लस m1x, f2y प्लस m2x प्लस f3y प्लस m3x एंड सो ऑन, इस तरह बनेगा। फिर इफ द रूट्स आर, टू रूट्स आर इक्वल, दो रूट्स अगर इक्वल रहे तो यहाँ पे m1 और m1 ही आएगा, तो यहाँ पे x होना चाहिए, क्वेश्चन में x होना। तो f1 इंटू वाई प्लस m1x प्लस x से मल्टीप्लाई होगा y प्लस m1x प्लस m3, तो ये f3 आ गया। तो तीसरा जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है, मान लो ये है, दो रूट इक्वल हो गए, तीसरा जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है। जैसा मीन समझा नहीं सर मेरे को, जैसे एक आ गया 1, अभी समझ गए, एक आ गया मेरा 1 आ गया, और जो तीसरा रूट है वो 2 आ गया। तो दो रूट्स क्या हो गया इसमें, रिपीटेड हो गए। तो जब रूट रिपीटेड रहेंगे दो रूट्स, तो आप कैसे लिखेंगे, m1x प्लस x, ये मेरा f1 f2 y प्लस m2x, ठीक है ना। तो ये आपका 1 और 1 यहाँ रख देंगे आप, यहाँ पे m1 आ जाएगा, सॉरी m2 नहीं आएगा। और ये थर्ड वाले में आप ऐसा लिखेंगे f3 y प्लस m2x, समझे क्या आपको। ये तो मेरा m1 ही रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, रिपीटेड रूट आया तो। कब, जब दो रूट्स रिपीटेड आ गए और एक रूट इस तरह आया, अलग आया, डिस्टिंक्ट आ गया, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी आ सकता है, -1 और एक आ गया 1, तो ये तो रिपीटेड रूट है। तो आप ये -1 यहाँ रख देंगे, यहाँ पे भी एक -1 रख देंगे, और ये वाले को अपन यहाँ लिखेंगे 1, इस तरह लाइक दिस। तो ये आपके इस तरह, इफ द टू रूट्स आर इक्वल, दो रूट्स इक्वल रहेंगे और तीसरा डिस्टिंक्ट रहेगा, मीन्स 1 1 और -1 या 1 1 या 2 वट एवर, इस तरह, ठीक है ना। तो ये आ गया केस, ये तो समझ में आ गया आपके। आपके रूट डिस्टिंक्ट रहे तो डायरेक्ट आता फर्स्ट केस। अब थर्ड वाला, इफ थ्री रूट्स आर इक्वल, तीनों रूट्स इक्वल रहे तो कुछ भी नहीं है, पहले x लिखना, फिर यहाँ पे और एक से, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, f1 y1 y m1x ब्रैकेट x इंटू f2 y m1x, और फिर और x स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, x स्क्वायर, जितने रूट्स रिपीट होंगे उसके साथ, f3 y m1x, इट इज लाइक दिस। तीन रूट आ गए तो इस तरह। अब चौथा रूट अगर मान लो डिस्टिंक्ट आ गया, तीन रूट रिपीटेड आ गया, चौथे वाला डिस्टिंक्ट आ गया, तो कुछ नहीं, फिर इसको यहाँ पे लिख लेना f4 और ये y प्लस m2x नाम देता, इस तरह। मान लो अगर कोई रूट्स आ गया, मैं एग्जांपल से समझाता तो समझ में आ जाएगा। मान लो 2 2 2 और ये 3 आ गया ऐसा, तो आपको ये m1, तो 2 का वैल्यू तो m1 ही है ना, तो ये फिर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये वाले के लिए अपन यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगर दो रूट्स रिपीटेड आए तो ये, अगर एक भी रूट रिपीटेड नहीं आया तो ये वाला f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x, इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया CF है, CF के केसेस रहे, इससे हटके कुछ भी नहीं आएगा। ये तीनों केस आपको लिखना है, नोट डाउन करना है अच्छे से और याद करना है आपको, ठीक है। अब इसके केसेस आएंगे, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ द टू रूट्स आर रियल, टू रूट्स आर रिपीटेड एंड अदर इज डिस्टिंक्ट, इफ थ्री रूट्स आर रिपीटेड और अदर इज डिस्टिंक्ट, तो अगर दो रूट रिपीटेड आया तो ये फॉर्मूला, यानी यहाँ पे देखो ये भी m1 है, ये भी m1 है, यहाँ x लिखना भूल गया था उसमें, x आ गया। हम यहाँ पे चेक करो, y प्लस m1x, ये आ गया x स्क्वायर, और ये एक जैसे m1 है, ये भी m1 है, ये भी m1, और दूसरे वाला m2 है, यानी ये केस है, क्योंकि रूट तो सेम ही है ना, तो m1 तो m1 ही रहेगा हमेशा, इस तरह। ये हो गया CF के केसेस, इससे हटके कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, तो आपको ये CF इस तरह सॉल्व करेंगे। फिर अपन देखेंगे PI, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में PI देखेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग PI। अब PI में आपको पता है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके केसेस रहते हैं, तो पहला केस क्या रहता है, सबसे पहले तो इसको f ऑफ d इंटू जेड बना दिए और इधर f ऑफ x बना दिए, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा। फिर 1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन f ऑफ d डैश इंटू f ऑफ एक्स वाई, क्योंकि राइट हैंड साइड का जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा, मीन्स इसमें x भी रहेगा और y भी रहेगा, दोनों भी रहेगा। तो यहाँ पे अब केस 1 क्या आपका, व्हेन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e रेज टू ax और by, यानी x का जो कोइफिशिएंट है वो a है
y का कोएफिशिएंट जो है वो b है, ठीक है ना, इस तरह। तो फिर आपको ये फॉर्मूला रहता, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, रिप्लेस। तो d के जगह आपको a रखना है, d डैश के जगह b रखना है, जहां पे आपका d है वहां पे आपको a रखना है, जहां d डैश है तो वहां पे आपको b रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये d है तो यहाँ a आ गया, ये d डैश है तो ये b आ गया। तो इस तरह आपको रखना है क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है। अब केसेस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट दिखता है क्लियरली e रेस टू ax प्लस बी वाई वट एवर, इस टाइप्स का, इसमें दोनों में से कोई मिसिंग भी हो सकता, या e रेस टू ax भी हो सकता सिंपली, तो y का यानी b का वैल्यू 0 रहेगा, या फिर e रेस टू ऐसा भी हो सकता, बी एक्स भी हो सकता है, या e रेस टू ax भी हो सकता है, इट इज लाइक दिस। अगर ऐसा भी रहे तब भी ये केस अप्लीकेबल है। तो इसको हम बोलेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट के अंदर राइट हैंड साइड क्या रहेगा मेरे दोस्तों, e रेस टू ax प्लस बी वाई, फिर a के जगह d के जगह a रखेंगे, d डैश के जगह b, तो अब ये रख दिया आपने d के जगह a, d डैश के जगह b, ठीक है। अब इसके हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन प्रॉब्लम लेंगे, पहले केस वन का, केस वन को समझ लेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल लेंगे, देन केस टू समझेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल, इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे केस वन का, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं एग्जाम्पल अगली स्लाइड में। चलो देखते हैं सॉल्व पीडी। अब ये क्वेश्चन में कभी मेंशन करता कभी नहीं करता, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके अंदर देखो डी भी रहेगा और डी डैश भी रहेगा, तो समझ जाना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और राइट हैंड साइड भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिख रहा है आपको, दिख रहा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स का भी टर्म है वाई का भी टर्म, दोनों फंक्शन मिक्स है। और इसको आइडेंटिफाई करना है कि सी एफ पी आई का कौन सा केस का प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट केस का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट ही क्लियरली दिख रहा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसको पहले सबसे पहले हम सी एफ सॉल्व करेंगे, तो सी एफ किस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशंस, तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ लिख लो डायरेक्ट, ये क्वेश्चन को रिपीट करने का काम ही नहीं। तरह जैसे आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिए तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाता, ये तो बोल बोल के थक गया मैं, डी क्यूब 4d² डी डैश 5d डी डैश का स्क्वायर, और ये आएगा 2d डैश क्यूब, इस तरह लाइक दिस। ये तो रेडीमेड ही मिल गया इन टर्म्स ऑफ दिस, इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर जीरो को, 0 डिवाइडेड बाय z 0 हो जाता, और यहाँ पे अपन डी क्यूब 4d² डी डैश 5d डी डैश का स्क्वायर 2d डैश का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका तरह लाइक दिस, यहाँ पे डैश आ गया इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का बोला था ऑक्सिलरी इक्वेशन में, कैसे अपन सी एफ सॉल्व करते, डी के रिप्लेसमेंट में m रखना और डी डैश के जगह आपने 1 रखना, तो किस तरह करेंगे अपन, डी रिप्लेस बाय m पुट करके चेक करना ये m हो जाएगा, और डी डैश इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इट बिकम m क्यूब 4 m स्क्वायर 5m माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 1 हो जाता, तो 4m स्क्वायर इंटू 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाता डायरेक्ट। अब यहाँ पे अब चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हैं या यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो आप कैल्सी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग इसको। कैल्सी में कैसे करने का वैल्यू, जाके देखना पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाने का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रखने का, फिर -4 फिर 5 देन -2 देन इक्वल टू, तो इसके रूट्स आ जाएंगे इस तरह। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखना है तो डायरेक्ट कैल्सी में रूट्स आ जाते हैं इसके, तो कैल्सी में रूट्स कैसे आएंगे इसके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके रूट्स आ जाएंगे, पहले मैं इसको तरह लिखता हूँ, रूट्स आ जाएंगे एक 1,1 और ये 2। तो कैल्सी में आपको रिपीटेड वैल्यू नहीं देता, तो क्या करेंगे, पहले वो 2 देगा, फिर देगा 1, फिर देगा ही नहीं हो, तो समझ जाना आपको, जो नहीं देगा इसका मतलब अगला भी आंसर उसका 1 ही है। तो जो रिपीटेड वैल्यू रहती, जो रिपीटेड रूट रहता, तो कैल्सी बाद में देता है, ठीक है ना, वो पहले 2 देगा 1 देगा तो फिर 1 देगा, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि 1 दिया उसने, क्यों सर क्यों समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका पावर कितना है 3 है, तो जितने पावर उतने रूट आते हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज होना। तो पहले वो 2 देगा 1 देगा, इतना ही आंसर देगा कैल्सी में, 2 दे देगा 1 देगा, तो आपको समझ जाना जो बाद वाली वैल्यू है वो रिपीटेड है, इसलिए 1 वापस नहीं दे रहा, तो इसलिए ऐसा इस तरह ध्यान में रखेंगे आप लोग। नहीं तो फिर इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो, ये कैल्सी में निकल जाता। मेरे वीडियो है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन के, अब वैल्यू रखना कैल्सी में आ जाएगा इसका, या फिर इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं ऐसा,
इसके फैक्टर निकाल सकते हैं m-1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा m-2 का इज इक्वल टू 0। इट इज लाइक दिस। ठीक है, फिर ये दो रूट्स आ गए, इसके फैक्टर निकाल लिया अगर तो ऐसा बनता है। तो m इज इक्वल टू 1,1 और m इज इक्वल टू 2। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व हो जाता, या डायरेक्ट ही कैल्शियम में रख दिए तो चलता। ठीक है, कोई बच्चा बोलेंगे सर कैल्शियम निकाल के इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब यही होता ना, अगर दो रूट है तो इसका मतलब m-1 का होल स्क्वायर एक बना और एक m-2 बना। दो रूट्स इस तरह बने। अब इसमें क्या हो गया, आप नोटिस करेंगे CF के केसेस कौन से वाला बना, तो केस नंबर 2 बना इसमें। कौन सा केस बना, केस नंबर 2, जिसमें दो रूट्स इक्वल रहते और तीसरा वाला डिस्टिंक्ट रहता। तो किस तरह इसका CF बनता बताओ। तो CF का फॉर्मूला कैसा बनता, F1 y प्लस m1x x इंटू F2 y प्लस m1x नॉट m2x। और ये जो थर्ड वाला रहेगा उसको आप ऐसा लिखेंगे y प्लस m2x। m1 m2 m3 तो नहीं आएगा क्योंकि दो रूट तो सेम ही है ना इसमें, तो एक का नाम m1 रहेगा दूसरे का नाम m2 रहेगा। तो अब इसको रखने का है वैल्यू, देखो कितना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। अब चेक करना, ये आ जाएगा आपका F1 y m1 का वैल्यू क्या है 1x। फिर ये f x इंटू F2 y प्लस x और थर्ड वाला है ना F3 y प्लस 2x। इट इज लाइक दिस। ये हो गया मेरा CF आपको इस तरह सॉल्व करना है। अब उसी तरह आपको PI लेना है, तो CF का फर्स्ट केस होगा। तो CF के लिए हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते, उसको वैल्यू रखते D के रिप्लेसमेंट में m, D डैश के रिप्लेसमेंट में 1। तो उसके बाद में उसको सॉल्व करते हम लोग। ठीक है, सॉल्व किया तो केसेस बना। फिर ये आंसर कैसा निकला सर, ये कैल्शियम में निकला, नहीं निकला तो आप इसके वीडियो जाके देखो। कैल्सी के अंदर जो सबसे स्टार्टिंग के वीडियो है उसमें है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल के, उस तरह आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आपको PI सॉल्व करके बताएंगे। क्या सॉल्व करके बताएंगे, PI। चलो देखते हैं PI किस तरह निकलेगा ये क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसका हम लोग PI सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या देखे, CF देखे। CF में लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर होता और PI के अंदर राइट हैंड साइड। तो PI का फॉर्मूला क्या है, चेक करेंगे। PI इज इक्वल टू डॉट 1 अपॉन FD D डैश इज इक्वल टू F ऑफ XY। ठीक है ना, तो ये मेरा F ऑफ XY है और ये मेरा F ऑफ D डैश है। ठीक है ना, तो हमने देखो एक ही प्रॉब्लम में कितने क्वेश्चन ले लिया। आप देखो ये फर्स्ट केस में इसको अलग अलग भी ले सकता था, लेकिन मैंने साथ में डायरेक्ट ये प्रॉब्लम देख लिया। ठीक है, आप इसको तीन प्रॉब्लम अलग अलग भी बोल सकते हैं, एक बार ये फंक्शन लेके, एक बार इसको और एक बार इसको। ठीक है ना, तीन अलग अलग भी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लेकिन हमने एक ही साथ में ले ली। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखेंगे PI का। तो PI क्या रहेगा मेरा, देखना। तो सबसे पहले DQ 4D² D डैश प्लस 5D D डैश माइनस 2DQ डैश। ठीक है ना, 2D³ डैश, ये DQ आ जाएगा और इज इक्वल टू Z तो चले गया इनटू y प्लस x y माइनस 2x y प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अब इसके फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, फैक्टर। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, जो हमने CF में फैक्टर निकाल लिए उसी को साइड में लिख लिए पहले। तो CF में क्या फैक्टर निकाले अगर आपने देखे होंगे तो m-1 होल स्क्वायर और m+2 होल m+2 इंटू। ठीक है ना, ये दो फैक्टर आ गए आपके, ये कैल्सी में आ गया, आप इसको लिख सकते हैं। यानी मीन्स कैल्सी में आए थे ना आपके आंसर आए थे 1,1 और ये 2। आपने क्या करे, दो रूट्स है तो m-1 एक लिख लिया, उसका स्क्वायर कर दिया और एक इससे m-2। ऐसा ऐसा बना लिया आपने। ये आपको आना चाहिए बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10वीं का पार्ट से, 10th का पार्ट है, नहीं आता तो बता दिया मैंने। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका ऐसा लिख लिया, इसके फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर क्यों निकाले, क्योंकि मुझे D अलग चाहिए और D डैश अलग चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग का देखना, जैसे आपने लिखा है, अब आपको पता है कि अपने D किसके जगह रिप्लेस करे थे, M के जगह, और 1 किसके जगह रिप्लेस करे थे, D डैश की जगह। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अरे क्या बात है सर, ये क्या हो गया मेरा, D हो गया और ये D+2। अब ये 2 यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे अगर अपन, तो ये D डैश हो जाता है ऐसा। तो फैक्टर क्या बना, D माइनस D डैश होल स्क्वायर इंटू D+2D डैश, इस तरह बना लेंगे। जो आपके CF आता उससे ही बना लेना आपको, नहीं तो वैसे तो बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। जैसा D डैश है, इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं। जो आपका CF आएगा उसको देखने का, CF भी कैल्सी में आ जाता डायरेक्ट ही, मैंने बताया रूट्स, वो रूट से अपने को इस तरह बनाने का। ठीक है, दो रूट अगर कॉमन रहे तो इस तरह लिखने का, अलग 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 रहे तो सबको अलग अलग लिखने का, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखने का। ठीक है, डिस्टिंग रूट रहे तो अलग अलग लिखना, इतना तो आना चाहिए आपको।
फिर देखो उसको लिख लिए, फिर आपने डी रिप्लेस बाय एम करे, उसको डी ले लो, और 1 रिप्लेस बाय डी डैश लिखे, वापस उसको डी डैश लिख लो, तो ये डी डैश आ गया, ये भी डी डैश आ गया, यहाँ 2 इंटू डी डैश। तो इसके फैक्टर क्या बन गया मेरे? अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, इसीलिए समझा रहा मैं कि डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरा डी प्लस 2 डी डैश, ठीक है। और साथ में क्या आ गया मेरा, e का पावर x हो गया। अलग अलग भी ले सकते हैं अपन, सेपरेट सेपरेट कर देते, ठीक है। इसको रफ कर देता, इस स्पेस को, स्पेस के लिए होना जरूरी, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले लिख लो लाइक दिस, e रेस टू y माइनस 2x, e रेस टू y प्लस 2x, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग केस अप्लाई कर सकते हैं, पी आई को, पी आई का फर्स्ट केस अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरह अप्लाई करेंगे, सबसे पहले स्पेस बना लो, ताकि ये 3 प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम है, तीनों अगर देखे इसको, अगर, इसलिए मैं स्लो स्लो लूंगा, व्हाइट में लिखता सबको डिफरेंट डिफरेंट ले लो। ये आ गया डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, डी प्लस 2 डी डैश, इस तरह। एक आ गया y प्लस एक्स, दूसरा डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर, डी प्लस 2 डी डैश, y माइनस 2x। थर्ड वन आ जाएगा डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, डी प्लस 2 डी डैश, e रेस टू y प्लस 2x, ठीक है। अब आपको पता है कि केस नंबर 1 क्या है, e रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो मैंने आपको पहले ही बोला था e रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई में क्या रहता है, तो मैंने आपको बोला d रिप्लेस बाय a और d डैश रिप्लेस बाय b। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अगर आप यहाँ रख देंगे 1 1, तो ये तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड, 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं होने देना, ठीक है। 0 हो गया तो फिर अलग प्रोसीजर, तो पहले आप लोग यहाँ रख देंगे, इसको रख देंगे, ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे शायद d प्लस 2 था, फैक्टर में मेरे को ऐसा लगता है d प्लस 2 था, तो यहाँ इस तरह आएगा, ये चेक करना, ये सब जगह ऐसा आ जाएगा। आंसर 2 है ना, तो d माइनस 2 आएगा। ये d माइनस 2 डी डैश आएगा, d माइनस 2 डी डैश, d माइनस माइनस आएगा इफेक्ट, क्योंकि आंसर क्या था उसका, चेक कर लेना, 1 1 और ये 2 था, तो ये माइनस होगा ना, उधर जाएगा, तो इस तरह अब रख दो। अब देखो एक x का a क्या है, a का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे भी b का वैल्यू 1 है, तो यहाँ रखेंगे अपन, अगर यहाँ रख देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 मत होने देना। इसमें भी आप यहाँ रखेंगे, ये 0 नहीं होता, उसी तरह से इसमें दोनों में 0 नहीं होता, दोनों में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है, और इसके अंदर भी a का वैल्यू 2, x का कोइफिशिएंट a रहता, कंफ्यूजन है ये, देखो इसमें पहले y लिख लिया, आप डायरेक्ट बोल देंगे a का वैल्यू 1 हो गया, तो वो तो है यहाँ पे, अगर ये 2y होता प्लस x होता तो फिर a का वैल्यू 1 थोड़ी होता, a का वैल्यू 2 1 थोड़ी होता। तो जो अगर x का कोइफिशिएंट से याद रखना, कैसा याद रखेंगे आप, x का कोइफिशिएंट a, y का कोइफिशिएंट b, तो याद रखना, क्योंकि d रिप्लेस बाय a, d डैश रिप्लेस बाय b, तो ये पहले y लिखा बाद में x लिखा, तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पे आप a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे d रिप्लेस बाय a, बोलते हैं अपन d रिप्लेस बाय a, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, इस तरह समझ में आया। तो यहाँ रखेंगे अपन वैल्यू, इसके दोनों में रख देंगे क्योंकि 0 नहीं आता, और यहाँ पे भी अगर आप y का वैल्यू 1 रख दिए और x का वैल्यू 2, ये 0 हो जाता, तो यहाँ रख देंगे, इसमें नहीं रखेंगे। ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा वैल्यू रखने से, तो आपको थोड़ा सा रुक के रखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा किस तरह आएगा, तो देखना, तो यहाँ रख देंगे, जो 0 नहीं होता पहले उसको रख दो, 1 अपॉन डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 ई रेस टू एक्स प्लस वाई, लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि आप d के जगह a रखते, b की जगह d डैश की जगह b रखते। यहाँ पे देख लो, चेक करना, ये टर्म तो दोनों में आता, यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू
-2 है और b का वैल्यू 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a रहेगा, तो वो कहाँ रखते हैं अपन, d के जगह रखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -2 -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -2 2 इंटू 1 तरह, और साथ में आ जाएगा e⁻y-, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा देखो, तो चेक करना, ये हो जाएगा मेरा y का d, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, तो ये 2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा जैसे अगर आप रखेंगे, तो इसको एज इट इज रखो, 0 मत होने दो, e⁻2x + y कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के लिखा उसने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, चेक करो, थोड़ी स्पेस बना लेते लास्ट में, फिर अगला टॉपिक अगले उसमें लिखेंगे। तो क्या बनता है देखो इसको, यहाँ बनेगा आपका d - d' का स्क्वायर, और ये 1 -2 तो -1 आता, तो ये -1 आ गया, -1 डायरेक्ट ही ऊपर लिख लिया तो चलेगा, ये आ जाएगा ऊपर -1, ठीक है। और बचता क्या, e⁻x + y, इसको देखो क्या होता, -2 -1 -3 -3 का स्क्वायर 9 होता, तो ये 9 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, e⁻y - 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, 2 - 1 1 होता, और ये आ जाएगा d - 2d'। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं सॉल्व करे आपने, तो मैं बेटा ये इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा, अगर 0 आया तो उसकी प्रोसीजर अलग रहती है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हमने वो टॉपिक, वो क्वेश्चन ले लिए, वो फंक्शन ले लिए जिसमें 0 नहीं होता, उसमें वैल्यू रख दिए, ठीक है ना। आपको पता है केस 1 क्या था, केस 1 हमेशा पता है आपको, e⁻ax + by, तो d के जगह a रखेंगे और d' के जगह b, वही है। यहाँ पे दोनों भी 1 1 था तो 1 1 रख दिया, ये 0 हो जाता इसलिए नहीं रखा। हम अगली स्लाइड में इसको देखेंगे सॉल्व करके, ठीक है। जो 0 नहीं होता पहले उसको सॉल्व कर लिया अपन, ध्यान में रखना, जो 0 नहीं होता उसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए 1 बाय 1 लेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है, ठीक है। अभी हमने सॉल्व कर लिया इसको, अभी चेक कर लो, PI = -1 ऊपर आ गया ये, तो d- अब d' का वैल्यू भी रख दो, d' का वैल्यू 1, तो ये आ जाता मेरा d - 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू रखो, नहीं दोनों नहीं रख सकते, इससे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी 9 4 36 हो जाता, ये 36 हो गया, e⁻−2x + y लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ax + by, तो x का कोएफिशिएंट 2 है और y का 1 है, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। और ये भी हो जाएगा 2 1 2 - 1 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये तो हो गया 1 हो जाता है, d-1 का d-1 e⁻2x + y, ठीक है। तो हमने क्या करे, d' का वैल्यू 1 रख दिए सब में, ठीक है। पहले कौन सा टॉपिक लिए, जो 0 नहीं होता उसके वहां पे अपने वैल्यू रख दिए, ठीक है। जो 0 होता उसको रोक दिया अपने, क्यों सर क्यों, अब बताता हूँ क्यों। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या करते, तो हम लोग क्या करते, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते और ऊपर हम z से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते, z से। हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, जैसा अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखे थे कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेना और ऊपर x से मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना, x, क्योंकि वहां फंक्शन x था और यहाँ पे फंक्शन क्या है, z का फंक्शन है, इसलिए अपन z से मल्टीप्लाई करें। तो जब भी ऐसा वैल्यू रखने के बाद फॉरन डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेना, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर बाय z लेना। तो आप वैल्यू डायरेक्ट इसलिए नहीं रखे ताकि वो 0 आ जा रहा था, जो टर्म 0 आ रहा था उसमें वैल्यू नहीं रखते, उसको फिर हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, डेरिवेटिव। तो आप डेरिवेटिव लो उसका, जैसे आप इसका d-1 का एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता, 2 नीचे उतरेगा इस तरह, 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला आ जाएगा d-1, फिर और आप वैल्यू रखेंगे, d रिप्लेस बाय a, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो और वैल्यू रखेंगे तो और 0 आ जाएगा, तो और आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर और z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और इसका डेरिवेटिव लिए तो क्या आ जाएगा, d का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आपको 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, अगर आप 2 बार डेरिवेटिव लिए तो 2 बार z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए सर एक बार लिए तो एक बार लिए फिर वैल्यू रखे फिर अगेन 0 आ रहा, तो 0 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 बार डेरिवेटिव ली, तो ये हो जाएगा ऊपर z स्क्वायर, इसलिए z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और नीचे आ गया 2,
2 बार डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपको पता हो ना, 2 नीचे उतरता, 2 माइनस 1, फिर एक बार, फिर और एक बार वैल्यू रखेंगे अपन, अगर डी रिप्लेस बाय ए का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो रहा, और डिनोमिनेटर जीरो आ जा रहा, तो और आपने एक बार डेरिवेटिव लिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी ले लिए, तो ठीक है, और आ गया। तो जैसे आपने 2 बार लिए इसलिए अपने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया मेरा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो इस साइड में 1/36, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और ये वाले को देख लो, तो ये वाले को देखने लो, ये रख देता, रफ कर देता, चेक कर लेना, यहाँ पे देख लो, अगेन आप इसको रखेंगे अगर वैल्यू, तो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना था, 2 आना चाहिए, वो 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, डी माइनस 2 डी डैश है, मुझे फैक्टर याद है, ठीक है। अगर आप एक्स का वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट तो जीरो आ जाएगा, अब जीरो नहीं चलता तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते, इसका डेरिवेटिव क्या था 1, इसका जीरो हो जाता, और ऊपर z से मल्टीप्लाई, तो ये z हो गया, तो ये आ गया 2x प्लस वाई, इस तरह, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप इसको लिख लो, z स्क्वायर बाय 2 e रेस टू x प्लस वाई, 1/36 e रेस टू माइनस 2x प्लस वाई, और ये z इंटू 2x प्लस वाई, ये पी आई। ये प्रॉब्लम ही ऐसा लिया मैंने जिससे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक वो जिसमें जीरो नहीं आता, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डी रिप्लेस बाय ए, डी डैश रिप्लेस बाय बी, एक वो अगर वैल्यू रखने के बाद जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, तो सभी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए, सभी केसेस आ गए इसके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली ये 3 प्रॉब्लम है, कितने प्रॉब्लम है, 3 क्वेश्चन अगर देखा जाए, लेकिन मैंने एक ही साथ ले लिया, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसमें वैल्यू रखे पी आई का जिसमें जीरो नहीं आता, तो उसको सॉल्व कर लिए, और डी डैश का वैल्यू आपको याद है 1 रहता, तो 1 रख दिए, फिर वैल्यू रख रहे अपन, तो डिनोमिनेटर जीरो आ रहा, क्या जीरो आ रहा, यहाँ पे रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर बाय सेट, ठीक है ना फ्रेंड, तो ये आपका पी आई आ गया उस तरह, ठीक है, सी एफ भी निकाल लिया अपन ने, पी आई भी निकाल लिया, फाइनल आंसर जो लिखेंगे आप, सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, चलो।